नमस्कार बच्चों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लगातार हम आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं और आज का वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि कुछ बच्चे हमें कमेंट करके ये बोल रहे हैं कि सर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है। तो हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। और वैसे मैंने कंडीशन आपको बताई भी थी कि लगातार बंद कमरे के अंदर हम शूट करते हैं, पंखा चला नहीं पाते हैं और थोड़ी बहुत बाहर से बाह्य आवाज़ें भी आती हैं जो प्राकृतिक होती है, उनको भी हम नहीं रोक पाते हैं, जैसे किसी जानवर का बोलना, ठीक है, और बच्चों की आवाज़ आना। इस प्रकार की ये जो आवाज़ें हैं वो बाधित करती रहती हैं, तो उनके लिए हमें भी खेद है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा और अच्छी क्वालिटी का और साफ़ आपको सुनाई दे ऐसा वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाएं। इसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। थोड़ा सा लाइटिंग जो सिस्टम है उसका अरेंजमेंट कमरे के अंदर इसी प्रकार का है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फोकस है वो बोर्ड पर आ ही जाता है, जिसको हम रोकने का पूरा प्रयास करते हैं। तो उसके लिए भी हम माफ़ी चाहते हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा सभी हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे कि कई बार व्यूवर्स इतने भावुक हो जाते हैं कमेंट के अंदर और वो कमेंट करने लग जाते हैं। अच्छी बात है कि आप हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। कुछ कैंडिडेट ने हमें कमेंट भी किया है कि सर ये करवा रहे हैं वो तो वगैरह वगैरह, तो जो भी है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए आप लोगों को किसी प्रकार से, और आप सहयोग कीजिए हमारा, बस इतना है। जितना आप सहयोग करोगे हमारा उतना ही ज़्यादा उत्साह बढ़ेगा। और आपसे हम सिर्फ इतना ही सहयोग चाहते हैं कि आप चैनल को शेयर करते रहिए और जितना हो सके उतना आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और इस उत्साह से हम लगातार आपके बीच में काम करते रहेंगे। और कमेंट जो निजी कमेंट है, जो मतलब आपको टॉपिक से संबंधित समस्या है, वो आप ज़रूर पूछ सकते हो। और कोई और समस्या आती है वो भी पूछ सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे आपने बताया हम पूरी कोशिश करेंगे लाइटिंग वगैरह की ध्यान रखना, वीडियो की क्वालिटी अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। और वो हम हमेशा ही कहते हैं आपसे कि कोई किसी प्रकार के बोलने में या लिखने में या किसी उच्चारण में अगर कोई गलती हो जाती है तो उन पर प्लीज़ आप ध्यान मत दीजिएगा और हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश करना कि हम आप लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं। और पर्सनल कमेंट आप प्लीज़ मत कीजिए चैनल के अंदर, जिसमें आप किसी प्रकार के मतलब पर्सनल कमेंट करने लग जाते हैं कई बार, तो ऐसे कमेंट आप मत कीजिए। टॉपिक पर रहिए अपने और टॉपिक से संबंधित ही आप कमेंट कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले जो वीडियो थे हमने उस वीडियो में सेल के बारे में पढ़ लिया था। सेल क्या होता है उसके बारे में पढ़ने की कोशिश की, और सेल से बैटरी कैसे बनेगी वो भी देखा, सेल के प्रकार क्या थे वो भी हमने देखे। थोड़ा पढ़ लीजिए लेकिन थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, रुचि बन जाए ऐसा पढ़ने का प्रयास कीजिए बच्चों, और आपका पूरा फायदा होगा। मैं इसी बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ और लगातार आपसे जुड़े रहेंगे, इसके लिए आप सहयोग करते रहिए हमारा। और लगातार वीडियो देखें जरूर। वीडियो आप जब देखते हो तो हमें पूरा उत्साह हो जाता है इस चीज़ के लिए कि हमारे वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं और आप उनका अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, ठीक है। तो कंटिन्यूटी से आप ये काम करते रहिए, तभी आपको फिजिक्स में फायदा होगा, ठीक है। देखो, सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध के बारे में अपने को पढ़ना है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये परीक्षा में भी कई बार पूछा जाता है कि सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता क्या चीज होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी परिभाषाएं समझा देता हूं। सबसे पहले मैं लूंगा सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल। और एक तरफ मैं लूंगा सेल की, पहले मैं परिभाषा बता देता हूं इनकी, ठीक है, उसके बाद में ये क्लियर करूंगा कि आखिर होता क्या है ये टर्मिनल वोल्टता। आंतरिक प्रतिरोध के बारे में आगे पढ़ेंगे, सेल की टर्मिनल वोल्टता। पहले ये चीज इसलिए क्लियर करवा रहा हूं बच्चों क्योंकि ये प्रश्न अमूमन परीक्षा के अंदर आता है कि सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, या फिर ऐसे प्रश्न आ जाता है कि सेल का विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल वोल्टता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा के अंदर, इसलिए पहले मैं आप लोगों को इनकी थ्योरी क्लियर करवा देता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि परीक्षा में प्रश्न आए तो आपको पता चल जाए कि मेरे को लिखना कैसे है, ठीक है। देखो बेटा ध्यान देना,
सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है उसके लिए मैं बता देता हूं आपको कि जब सेल खुले परिपथ में होता है, सेल खुले परिपथ में होता है, ठीक है। अब देखो खुला परिपथ होना मतलब अर्थात सेल से धारा नहीं ली जाती, सेल से धारा नहीं ली जाती है, तो इस दौरान या इस स्थिति में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर, सिरों के मध्य विभवांतर या विद्युत वाहक बल कह दो, सॉरी सर, सेल के सिरों के मध्य जो विभवांतर है उसे विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, शॉर्ट में ये लिखूंगा मैं आगे वी वा बल, शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा, ठीक है, वी वा बल लिखूंगा, क्या लिखूंगा, वी वा बल, यानी विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये परिभाषा लिखनी होता आप लोगों को, और इसे ई से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हो, ई से, कैपिटल ई से दर्शाते हैं। देखो जब सेल खुला होता है मतलब आपने सेल से कोई करंट नहीं ले रहे हैं, खुला सेल है, जैसे सपोज करो ये सेल है, अभी ये खुला है, इससे कोई करंट नहीं ले रहे हैं, अपने हाथ में सेल है उससे करंट नहीं ले रहे हैं, खुला है, खुला पड़ा है सेल, कहते हैं ना जब सेल, जैसे कहते हैं ना अपने कि ये तो तार खुला है, खुला तार पड़ा हुआ है, और खुला तार जब होता है ना तब धारा नहीं बहती है, और तार जब आपस में जुड़े होते हैं, बंद होते हैं, तार आपस में कनेक्ट होते हैं, तभी करंट की सप्लाई होती है। तो वही बात यहाँ पर है, जब सेल खुला हो, सेल खुले परिपथ में पड़ा है, कहाँ पड़ा है, खुले परिपथ में पड़ा है, यानी सेल से करंट नहीं ली जा रही है, तो उस दौरान सेल के सिरों के मध्य जो विभवांतर है उसे सेल का विद्युत वाहक बल या विवा बल कहेंगे, इसे कैपिटल ई से दर्शाते हैं बच्चों। अब बात करता हूं टर्मिनल वोल्टता की, तो सेम ही परिभाषा लिखनी है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट कर देना है। क्या लिखोगे, जब सेल बंद परिपथ में होता है, सेल कहां होता है, बंद परिपथ में होता है, अर्थात जब सेल बंद परिपथ में होता है अर्थात सेल से धारा ली जाती है, सेल से धारा ली जाती है, तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर, इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर है, सिरों के मध्य विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं, और इस टर्मिनल वोल्टता को V से दर्शाते हैं, कैपिटल V लिखना आपको, टर्मिनल वोल्टता को किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं। थ्योरी इसलिए लिखी है मैंने कि कई बार ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है कि अंतर स्पष्ट करो, तो इस चीज को आपको ऐसे लिखना है परीक्षा के अंदर, और इसी प्रकार की आपको लैंग्वेज काम में लेनी है, और इस चीज को समझना भी। कई बार बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं, उल्टा लिख देते हैं, टर्मिनल वोल्टता वाला इधर लिख देते हैं, विद्युत वाहक बल वाली परिभाषा इधर लिख देते हैं। ऐसी गलती मत कर देना, ठीक है, क्लियर करना, प्रश्न आता है, पक्का आता है, और इन 1 साल 2 साल में ये प्रश्न देखने को भी नहीं मिला। पुराने पेपर उठा के देखो, आपको टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जब सेल खुले परिपथ में होता है, सेल से कोई करंट नहीं ली जाती, तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है, इसे कैपिटल ई से दर्शाते हैं बच्चों। और जब सेल बंद परिपथ में होता है, सेल को आपने कनेक्ट कर दिया, पूरे बंद सर्किट में ले लिया, जब सर्किट बंद हो चुका है तो धारा प्रवाह शुरू होगा। जब सेल बंद परिपथ में होता है यानी सेल से धारा स्टार्ट हो जाती है, तो उस दौरान उसके मध्य जो विभवांतर होता है उसे टर्मिनल वोल्टता कहते हैं, इसे V से दर्शाते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि सर ऐसे कैसे हो गया, जब सेल खुला था तो विद्युत वाहक बल का आपने नाम, और उसी सेल को जब आपने कनेक्ट कर दिया, करंट लेनी स्टार्ट कर दी, तो वोल्टेज आ गई V उसकी। इसमें अंतर कैसे आए, ऐसा क्यों हुआ, ये
भाई अपने अगर हिसाब से देखें तो ये दोनों मान बराबर ही रहनी चाहिए, ठीक है। हाँ, जब काफी दिन निकल जाए, 2-4 दिन अगर निकल जाए, सेल यूज में ले रहे हैं बार बार, तब तो हम कहते हैं कि उसकी वोल्टेज डाउन हो गई। समझ में आ रही बात मेरी? तब तो कह सकते हैं उसकी वोल्टेज क्या हो गई, डाउन हो गई। लेकिन जब सेल खुला था तो आप कह रहे हो कि ये विद्युत वाहक बल है, और जब उसको कनेक्ट कर दिया तब आप कह रहे हो कि उसकी टर्मिनल वोल्टता है। तो इनमें अंतर क्या है, ठीक है, इनमें अंतर कैसे है, ये तो अंतर हो गया, लेकिन ऐसा कैसे, किस वजह से होता है, क्या कारण है? तो इसका जो कारण है वो है ये आंतरिक प्रतिरोध। और मैं बता देना चाहूंगा, ये चीज याद रखना हमेशा कि E हमेशा V से ज्यादा होती है। अब कैसे होती है वो मैं आगे के इस टॉपिक में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें समझ में भी आएगी कि विद्युत वाहक बल हमेशा टर्मिनल वोल्टता से ज्यादा होता है। विद्युत वाहक बल हमेशा टर्मिनल वोल्टता से क्या होगा, ज्यादा होगा। और तो अगर हम अपने शब्दों में देखें, अपने हिसाब से देखें, तो दिख ही रहा है कि जब सेल खुला एकदम फ्रेश है, ताजा है, कोई करंट नहीं ले रहे हैं, तो विद्युत वाहक बल है। और यहां सेल से करंट लेना स्टार्ट कर दिया तो वोल्टेज डाउन हो गई, ये टर्मिनल वोल्टता है। इसका मतलब विद्युत वाहक बल ये टर्मिनल वोल्टता से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब कैसे होती है, क्या कारण होता है, इसके लिए जानने के लिए अपने आगे चलेंगे। पहले आप लोग ये स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं इसको हटाता हूं यहां से। हो गया? अब देखना बच्चों, इस चीज को ध्यान से देखना है, इस टॉपिक को। अब देखो, इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। जैसे मान लेते हो मैं एक सेल की चर्चा करता हूं, ध्यान देना थोड़ा सा। ये सेल है कोई, ठीक है, और वैसे हम सेल को दर्शाते कैसे हैं, सेल को हम ऐसे दर्शाते हैं, ये प्लस है, ये माइनस, ये तो होता है सेल का संकेत। इस सेल में ये भरा हुआ है विद्युत अपघट्य। क्या भरा हुआ है, विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य क्या होता है, जो विद्युत अपघट्य वो पदार्थ होता है जो आयनों में टूट जाता है, ठीक है। जो आयनों में टूटते हैं वो विद्युत अपघट्य होते हैं। जैसे H2SO4 हम ले सकते हैं यहां पर। और इस सेल के अंदर ये जो विद्युत अपघट्य है, इस विद्युत अपघट्य में 2 इलेक्ट्रोड है। ये क्या है, ये 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रोड इस विद्युत अपघट्य में डूबे हुए हैं। समझ गए बात मेरी आप लोगों को? एक इलेक्ट्रोड को मैं एनोड कहूंगा और दूसरे इलेक्ट्रोड को मैं क्या कहूंगा, कैथोड कहूंगा, ठीक है। अब मान लो मैंने ये एक सेल तैयार किया है, सपोज करो आप लोग, और ये जो सेल है, ये सेल मैं 10 वोल्ट का तैयार करना चाहता हूं, ठीक है। 10 वोल्ट का मैंने सेल बनाया। अब बताओ, क्या मैं इस सेल से करंट ले रहा हूं क्या? नहीं ले रहा, ठीक है। मैंने कोई सर्किट जोड़ रखा है इन इलेक्ट्रोड के साथ, ये टर्मिनल हो गए ना इसके, एक पॉजिटिव हो गए, एक क्या हो गया, नेगेटिव हो गए। तो मैंने इस सेल से कोई करंट ले रखा है क्या? नहीं ले रखा, मैंने कोई करंट नहीं लिया। और मैं ये सेल तैयार कर रहा हूं, या मैंने सेल ले लिया ये, और मैं कहता हूं कि ये सेल 10 वोल्ट का है। ये सेल कितनी वोल्टेज प्रदान करेगा अपने को? 10 वोल्ट। तो मैं जो बता रहा हूं ना, वो सेल का विद्युत वाहक बल है। मैंने ये मान लिया, माना सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, जिसको मैं किससे लिखूंगा, E से लिखूंगा। कितना लिखूंगा? 10 वोल्ट, ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर कितना है? 10 वोल्ट का ये सेल है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये खुले परिपथ में है, इससे कोई करंट सप्लाई नहीं हो रही। तो स्पष्ट बात है, जब मैं इससे करंट लेऊंगा, तो मेरे को 10 वोल्ट प्राप्त होनी चाहिए आउटपुट में, बाहर। और करंट लेने के लिए, इससे करंट को बाहर निकालने के लिए या करंट को आउटपुट में देखने के लिए मैंने एक प्रतिरोध जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? इसके टर्मिनल के मध्य प्रतिरोध जोड़ दिया, ठीक है। ये मैंने एक प्रतिरोध जोड़ दिया जिसका नाम है कैपिटल R। जैसे ही मैं प्रतिरोध कनेक्ट करूंगा, प्रतिरोध कनेक्ट करते ही यहां से करंट सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। ऋण सीरीज पॉजिटिव एनोड से निकलकर
कैथोड की ओर, यानी पॉजिटिव सिरे से धारा निकलेगी और नेगेटिव सिरे में समाहित हो जाएगी। यानी ये आई धारा बह रही, कितनी धारा बह रही है? आई। मान लिया मैंने, माना आई धारा बह रही है, तो वापस में कितनी आएगी? आई आएगी। और जब किसी प्रतिरोध में, ओम क्या कहता है, ओम का नियम क्या कहता है, जब प्रतिरोध की बात आ गई और प्रतिरोध में जब धारा निकल गई, प्रतिरोध में क्या निकल गई? धारा पास हो गई। इस प्रतिरोध में से अगर धारा निकल गई ना, तो इस प्रतिरोध पर वोल्टेज आ जाएगी। क्या आएगी? वोल्टेज आएगी। किस पर? इस प्रतिरोध पर। क्या आएगी वोल्टेज? उस वोल्टेज का मान होगा V बराबर आई आर। इस वोल्टेज का मान कितना होगा? V बराबर आई आर, क्योंकि इसका प्रतिरोध कितना है? R। धारा कितनी है? I। अब ये धारा इस सेल ने तो दी हमें, यानी अब सेल से धारा प्रवाह शुरू हो गया। अब इस चित्र को यहां ऐसे बनाए ना, तो ऐसे बन जाएगा ये डायग्राम। ये प्रतिरोध है, सेल को मैंने संकेत के रूप में दर्शा दिया और इसका विद्युत वाहक मैंने इसे लिखा। ये धारा I स्टार्ट हो गई, ठीक है। प्रतिरोध R था, वोल्टेज कितनी खाएगा? ये V बराबर आई आर, क्योंकि प्रतिरोध तो वोल्टेज लेगा, प्रतिरोध तो वोल्टेज कुछ ना कुछ खींचेगा, क्योंकि इसमें जब धारा बहेगी ना, प्रतिरोध में जब धारा बहेगी तो इस पर वोल्टेज कितनी आएगी? इसके सिरों के मध्य V बराबर आई आर, ओम के नियम से। अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं तो ये धारा हमें जो मिली है इस सेल से प्राप्त हुई है, तो हिसाब से ये जो वोल्टेज जो आ रही है ना इस प्रतिरोध के सिरों के मध्य, वो वोल्टेज वही आनी चाहिए जो सेल के सिरों पर थी। जब सेल खुले परिपथ में था तब जो वोल्टेज है वही वोल्टेज हमें यहां प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि ये इसी वोल्टेज की वजह से, इसी पोटेंशियल की वजह से ये करंट सप्लाई स्टार्ट हुई। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आप क्या देखोगे, जब आप लोग यहां वोल्टेज मापोगे ना इस सिरों के मध्य, ठीक है, ये वोल्टेज मापोगे, यहां कह दो चाहे यहां कह दो, एक ही बात है। इसको मैंने ये बना दिया शॉर्टकट में। ये वोल्टेज मापने के लिए आपको एक उपकरण लगाना पड़ेगा बेटा। उस उपकरण का नाम होगा वोल्ट मीटर। क्या नाम होगा उसको? उपकरण का वोल्ट मीटर नाम होगा। क्या नाम होगा? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है, पता होगा आपको। तो मैंने इस सिरों के मध्य वोल्ट मीटर की सहायता से वोल्टेज मापने की कोशिश की है। कौन सी वोल्टेज? इस वोल्टेज को, V बराबर आई आर को। जैसे ही मैं ये वोल्टेज मापता हूं तो आप क्या देखोगे, आपको मतलब ये आश्चर्य होगा कि जो सेल हमने बनाया था, जो सेल अपने पास था वो 10 वोल्ट का था, यानी सेल की विद्युत वाहक बल कितनी थी? 10 वोल्ट। तो हिसाब से ये 10 वोल्ट ही आना चाहिए था, लेकिन सपोज करो ये उत्तर आया 8 वोल्ट। मान लो, मैंने मान लिया। कितना उत्तर आया? ये इस वोल्टेज को मैंने मापा, कितना उत्तर आया? 8 वोल्ट आया। समझ आ रही है बात मेरी? कितना उत्तर आया? ये 8 वोल्ट। एक उदाहरण दे दिया मैंने। तो आप क्या कहोगे, ये जो 8 वोल्ट ये उत्तर आया ना इसका, ये V बराबर आई आर, ये तो है, इसको कहेंगे टर्मिनल वोल्टता। इसे क्या कहूंगा? टर्मिनल वोल्टता। ये कब प्राप्त हुआ? जब सेल से धारा। कैसे प्राप्त हुआ? जब सेल से धारा ली गई, ठीक है। अब थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक की वजह से वीडियो बीच में रुक गया था, तो मैंने ये पहले नोट कर दिया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए और वीडियो ज्यादा लंबा न हो। तो देखो, सेल का विद्युत वाहक बल कितना था? 10 वोल्ट। और जैसे ही मैंने सेल से करंट ली तो आउटपुट में वोल्टेज कितनी आई? 8 वोल्ट आई। आनी कितनी चाहिए थी? 10 आनी चाहिए थी। प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर कितना आना चाहिए था? 10 आना चाहिए था। आउटपुट आया कितना मेरे पास? 8 वोल्ट आया बच्चों, ठीक है। ये 8 वोल्ट क्या कहलाती है? टर्मिनल वोल्टता। अब प्रश्न ये बनता है कि ये 2 वोल्ट गई कहां? ठीक है, प्रश्न ये बनता है 2 वोल्ट गई कहां? तो ये 2 वोल्ट सेल के अंदर अपना एक प्रतिरोध होता है। सेल के अंदर विद्युत अपघट्य द्वारा एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जिससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हो? स्मॉल r से। तो ये कब उत्पन्न होता है? जब सेल से धारा ली जाती है तो सेल के अंदर विद्युत अपघट्य द्वारा आयनों के प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये सेल के अंदर प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो जब ये धारा बहती है तो सेल के अंदर भी धारा बहती है, सेल के अंदर भी एक धारा बहती है, और प्रतिरोध हो गया सेल के अंदर का आंतरिक प्रतिरोध, जिसे स्मॉल r से लिखेंगे। और आंतरिक प्रतिरोध के कारण सेल के अंदर एक प्रतिरोध होने से एक वोल्टेज उत्पन्न हो गई, यहां पर I स्मॉल r। ये वोल्टा पतन इसके अंदर ही हो गया, और ये स्मॉल I r जो है ये वोल्टा पतन हुआ। ये कितनी वोल्टेज हुई? 2 वोल्टेज का वोल्टा पतन हो गया, क्योंकि टोटल वोल्टेज कितनी थी? 10 थी।
आउटपुट में कितनी वोल्टेज आई, बाहर वाले प्रतिरोध पर कितनी वोल्टेज आई, 8 वोल्ट। कितनी वोल्ट आई, 8 है। प्रश्न ये बनता है 2 वोल्ट कहां गई, तो 2 वोल्ट इस सेल के अंदर का प्रतिरोध, जिसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। एक उदाहरण स्वरूप हमने लिया था कि जैसे 2 वोल्ट ये है, ये अंदर वाला प्रतिरोध खा गया, ठीक है। ये उदाहरण है, 10 वोल्ट 8 वोल्ट उदाहरण लिया है। तो 2 वोल्ट ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये होता है आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा। तो 2 वोल्ट ये अंदर का प्रतिरोध खा गया। अब मुझे देख के बताओ कि विद्युत वाहक बल ज्यादा या टर्मिनल वोल्टता। तो जैसे उदाहरण स्वरूप मैंने बात की थी, तो विद्युत वाहक बल कितना है, 10 वोल्ट है। टर्मिनल वोल्टता कितनी है, ये 8 वोल्ट। तो E ज्यादा है, V क्या है, कम है। हाँ, ये कह सकते हो कि सर ये विद्युत वाहक बल 2 जगह डिवाइड हो गया, इनमें से एक जो 8 वोल्ट थी वो हमें आउटपुट में प्राप्त हो गई, और 2 वोल्ट जो थी, 2 वोल्ट वो सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध के कारण खराब हो गई। तो इसका मतलब E बराबर V प्लस IR, यानी टोटल वोल्टेज E थी वो V प्लस IR में बंट गई, ठीक है। ऐसा कब हुआ, ऐसा कब हुआ, ये क्यों बंटी, ये इसलिए बंटी कि जब सेल से धारा ली गई। सेल से क्या ली गई, अगर सेल से धारा नहीं लोगे तो इन दोनों का मान बिल्कुल नहीं होगा, E का मान 10 का 10 रहेगा। जब सेल से धारा नहीं लोगे तो विद्युत वाहक बल होगा, न तो कोई टर्मिनल वोल्टता होगी और न ही ये आंतरिक प्रतिरोध के कारण वोल्टता पतन होगा। लेकिन ये होता कब है, जब सेल से धारा ली जाती है, सेल से धारा ली जाती है तब ये चीज देखने को मिलती है। इस सूत्र से आप आंतरिक प्रतिरोध का मान भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, E माइनस V और I इसके भाग में लगा दिया, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, जब सेल से धारा ली जाती है तो सेल के अंदर विद्युत अपघट्य द्वारा आयनों के प्रवाह के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। स्मॉल r से दर्शाते हैं, ये आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र हो गया। विद्युत वाहक बल क्या होता है मैंने बता दिया आप लोगों को, टर्मिनल वोल्टता क्या होती है वो मैंने बता दिया। इनमें अंतर किसकी वजह से होता है, इस आंतरिक प्रतिरोध की वजह से होता है, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध के कारण सेल के अंदर भी एक धारा उत्पन्न होती है, इस धारा से आंतरिक प्रतिरोध होता ही है, एक वोल्टता पतन अंदर ही हो जाता है जो I स्मॉल r के बराबर होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था सेल का विद्युत वाहक बल, सेल की टर्मिनल वोल्टता और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। एक ध्यान रखना आप लोगों को, जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपको दर्शाना है ना सेल के साथ, तो ऐसे दर्शाएंगे। जैसे ये तो सेल का चिन्ह हो गया, ये इसका विद्युत वाहक बल है, और आंतरिक प्रतिरोध इसके पास में ही दर्शाया जाता है ऐसे छोटा सा स्मॉल r, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक बताए हैं, बीच में थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो रुक गया था, इसलिए मैं लगातार ये संवेग नहीं बन पाया, लेकिन मैंने ये चीज समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम सेलों का संयोजन पढ़ेंगे। इस आज वाले वीडियो पर आप लोग थोड़ा फोकस ज्यादा रखना आप लोगों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बनते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।